सुप्रभात। द प्लेटफॉर्म पर अजय कुमार दुबे के हिंदी कक्षा में आप सभी अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का स्वागत है। आप सभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग रीतिकाल पढ़ रहे हैं। तो चलिए अविलंब प्रारंभ करते हैं, विषय से जोड़ते हैं। रीतिकाल हम लोग पढ़ रहे हैं रीतिकाल। ठीक है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। उत्तर मध्यकाल, ठीक है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है और इसका समय है संवत 1700 से लेकर 1900 तक। विक्रम संवत 1700 से 1900 तक का जो काल है वह रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग केशवदास, चिंतामणि और भी लेखकों, कवियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग मतीराम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। मतीराम देखा जाए। मतीराम का जन्म सन 1617 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला अंतर्गत तिकवापुर गांव में हुआ था। लिख लीजिए, इनका जन्म सन 1617 में 1617 में उत्तर प्रदेश में कानपुर जिलांतर्गत तिकवापुर में हुआ था। तिकवापुर में हुआ था। एक और जानकारी इनके बारे में प्राप्त होती है कि ये आचार्य चिंतामणि और भूषण के भाई थे। ये आचार्य चिंतामणि और भूषण के भाई थे। आचार्य चिंतामणि, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, सबसे पहला कवि माना है चिंतामणि,
और भूषण जो वीर रस के प्रसिद्ध कवि जाने जाते हैं, शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहे हैं और उनके कवित्व सवये बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उस भूषण के ये भाई थे, चिंतामणि के भी भाई थे। इनके काव्य में सरलता और सहजता दिखाई देती है। लिख लीजिए, इनके काव्य में सरलता और सहजता दिखाई देती है। देखा जाए, इनके काव्य में सरलता और सहजता दिखाई देती है। ये बूंदी के महाराज के यहाँ आश्रित थे। पहले कवि राज्याश्रय में रहा करते थे, राजाओं के यहाँ उनके दरबार में रहा करते थे। अपने कवित्व सवयों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से राजाओं की प्रशस्ति का गान किया करते थे। तो मती राम भी बूंदी के महाराज के यहाँ रहते थे। ये बूंदी के महाराज, ये बूंदी के महाराज के आश्रित थे। बूंदी के महाराज के आश्रित थे, उनके दरबार की शोभा थे। इन्होंने ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की। इन्होंने ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की। ललित ललाम नामक जो अलंकार ग्रंथ है वह बहुत प्रसिद्ध है, उसकी रचना इन्होंने की। इनका रस संबंधी ग्रंथ रसराज भी बहुत प्रसिद्ध है। इनका रस संबंधी ग्रंथ रसराज भी बहुत प्रसिद्ध है। इनका रस संबंधी ग्रंथ रसराज भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इन्होंने साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार और मती राम सतसई की रचना की। इसके अतिरिक्त लिखा जाए, इसके अतिरिक्त इन्होंने साहित्य सार,
साहित्य सार बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। लक्षण श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार एवं मतीराम सतसई, मतीराम सतसई की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार एवं मतीराम सतसई की रचना की। सतसई बहुत सारे कवियों ने लिखी, लेकिन बिहारी सतसई जितनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई उतनी किसी की सतसई जो है वह प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुई। मतीराम ने भी सतसई की रचना की जिसमें 700 दोहों का संकलन है। बस मतीराम के बारे में इतनी जानकारी जो है वह पर्याप्त है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरे कवि हैं इसके बाद जिस कवि की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं ये हैं भूषण। हालांकि रीतिकाल श्रृंगारिक काल रहा, श्रृंगार परक काव्य रचनाएं हुई, भक्ति परक भी कुछ रचनाएं मिलती हैं, लेकिन अगर रचना को केवल आधार बनाया जाता तो भूषण को वीर काल में रखा जाता, वीर गाथा काल में। चूंकि इन्होंने जिस ओजस्वी शैली से काव्य रचना की है वह वीर गाथा काल में ही जानी चाहिए इनकी रचनाएं। तो मिश्र, चलिए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार इनका जन्म संवत 1692 में वही कानपुर में तिकमापुर गांव में हुआ था। संवत 1692 में मिश्र बंधुओं के अनुसार लिखा जाए। मिश्र बंधुओं के अनुसार संवत 1692 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिलांतर्गत तिकमापुर ग्राम में हुआ था। ग्राम में हुआ था। चूंकि ये मतीराम के भाई थे, चिंतामणि के भाई थे, तो उन लोगों का जो जन्म स्थान है वहीं इनका भी जन्म हुआ। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार संवत 1692 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला अंतर्गत तिकमापुर ग्राम में हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कानपुर जिला का तिकमापुर ग्राम में, रुकिए कुछ सुधार करना पड़ेगा, ग्राम में
इनका जन्म हुआ था। ठीक, वाक्य मिला लीजिए। मिस्र बंधुओं के अनुसार संवत 1692 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला अंतर्गत तिकवापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये महाराज शिवाजी और छत्रसाल के आश्रित रहे। ये महाराज शिवाजी और छत्रसाल के आश्रित रहे। ठीक है, देखिए, ये महाराज शिवाजी और छत्रसाल के आश्रित रहे। शाहजी भोसले के पुत्र शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और रैयाराव चंपती के लड़के छत्रसाल, दोनों की वीरता का वर्णन इन्होंने इतनी ओजस्वी शैली में की है कि लगता है कि इन लोगों के समान इस पृथ्वी पर कोई योद्धा ही नहीं हुआ। कभी कभी भूषण असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि मैं दोनों में से किसकी प्रशंसा करूं। दोनों एक से एक उद्भट योद्धा हैं, किसकी प्रशंसा करूं? तो लिखते हैं, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। मैं शिवाजी की प्रशंसा करूं या छत्रसाल की प्रशंसा करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। एक तरफ देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी चतुरंगनी सेना सजाकर जब युद्ध के लिए प्रयाण करते हैं तो क्या दृश्य होता है, कवि उसका वर्णन करता है। बहुत दिलचस्प वर्णन है, देखिए अलंकार योजना कैसी है इसमें। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। वर्णन देखिए आप, अनुप्रासिक जो पंक्तियां हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जिमी, तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जिमी, थारा पे पारा पारा वारे हलत हैं। क्या वर्णन है देखिए। शिवाजी चतुरंगनी सेना सजा करके युद्ध के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो क्या होता है। इसलिए कवि एक जगह कहते हैं कि इंद्र निज हेरत फेरत गजेंद्र अरु, माने शिवाजी की वीरता में ऐसा हो गया है कि इंद्र निज हेरत फेरत गजेंद्र अरु, इंद्र जी का जो ऐरावत है हाथी, वह खो गया है शिवाजी के यश की उज्ज्वलता में। इंद्र निज, निज मन अपना, हेरत फेरत माने ढूंढ रहे हैं गजेंद्र अरु, अपने गजेंद्र को, गजेंद्र हाथी को। इंद्र को अनुज है रे दुगधा नदिश को, सुरसरिता को हंस है रे विधि है रे हंस को, चकोर रजनीश को। तो इस तरह से शिवाजी के यश की उज्ज्वलता में ये सब के सब खो गए हैं। तो ऐसा ओजस्वी वर्णन शायद किसी कवि ने किया हो। जब छत्रसाल की बरछी की प्रशंसा करते हैं कि रणभूमि में छत्रसाल की बरछी क्या कर रही है, उसका वर्णन देखिए।
भूज भूज गैस की बैसंगनी भुजंगनी सी, खेदी खेदी खाती दी दारुण दलन के, बख्तर पाखरन बीच धंसी जाती मीन, बख्तर पाखरन बीच धंसी जाती मीन, पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के। रैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज, भूषण सकै करी बखान को बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। रणभूमि में जब छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलती है तो किस प्रकार शत्रुओं का संहार करती है। अब तलवार की प्रशंसा में कवि ने क्या लिखा है ये जरा सा सुन लीजिए। निकसत म्यान ते मयूख प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करेवाल को, प्रतिभट्ट कटक कटी लेके ते काटी काटी, प्रतिभट्ट कटक कटे लेके ते काटी काटी, काली कासी किल की कलेऊ देती काल को। इस प्रकार से ओजस्वी वर्णन जो कवि ने किया है अन्यत्र दुर्लभ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भूषण के बारे में कुछ ज्यादा ही हम लोगों ने चर्चा कर ली। लिखा जाए ये महाराज शिवाजी और छत्रसाल के आश्रित रहे, तभी तो इन्होंने कहा है शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, लिख लीजिए। तभी तो इन्होंने कहा है शिवा को बखानो शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। देखा जाए शिवा यहां सही है, आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि तालव्य स होगा। यहां ब्रज भाषा में तालव्य स का प्रयोग नहीं किया जाता है, ब्रज भाषा में अवधि में तालव्य स नहीं होता है। तो भूषण चूंकि ब्रज भाषा में काव्य रचना किए हैं तो इसमें तालव्य स का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। चलिए, इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। लिखा जाए इनकी, अगला बिंदु लिखिए, इनकी तीन पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, शिवा बावनी, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण तथा छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक
छत्रसाल दशक। ये एक महान कवि थे जिन्हें वीर रस के लिए जाना जाता है, भले ही ये रीतिकाल के कवि हैं, लिखा जाए। ये एक महान कवि थे, ये एक महान कवि थे जिन्हें वीर रस के लिए जाना जाता है। ये एक महान कवि थे जिन्हें वीर रस के लिए जाना जाता है। इनकी कविताओं में भाषा की अभिव्यंजना शक्ति बड़ी अद्भुत है। इनकी कविताओं में भाषा की अभिव्यंजना शक्ति बड़ी अद्भुत है। चलिए, इसे आप लोग लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे कवि के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, देव के बारे में। ठीक है, अगले कवि हैं देव। इनका जन्म संवत 1730 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था, लिखा जाए। इनका जन्म संवत 1730 में, सन नहीं, संवत 1730 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ब्रजभाषा काव्य में इन्हें महाकवि के रूप में जाना जाता है। ब्रजभाषा काव्य में इन्हें
महाकवि के रूप में जाना जाता है। ब्रजभाषा काव्य में इन्हें महाकवि के रूप में जाना जाता है। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। ये आचार्य के रूप में, कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये मुख्यतः कवित्व और सवये लिखे हैं। ये मुख्यतः कवित्व और सवये, मुख्यतः कवित्व और सवये लिखे हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव भक्ति के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा लिखे हैं। इनकी रचनाएं जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण के बाल रूप का वर्णन जो इन्होंने अपने कवित्व में किया है, आप सुने और देखें कि ब्रजभाषा का कितना मधुर रूप इसमें सामने आया है। शुरू करता हूं, सुनिए। पायनी नुपुर मंजू बजय कटिकिंकिनी धुनि के मधुराई, असावरे अंग लसय पटपीत ही हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, अमंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। अजय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। ब्रज भाषा का कितना मधुर रूप है, आप ध्यान दीजिए। कवि क्या कहता है कि पायनी नुपुर मंजू बजय, माने श्री कृष्ण के पैरों में नुपुर जो है, पाजेब जिसे कहते हैं, मंजू बजय बहुत मधुर ध्वनि निकाल रही है, बहुत सुंदर बज रही है। कटी किंकिनी की धुनि के मधुराई, और कटी पर अर्थात कमर पर जो किंकिनी, वो करघनी जो आभूषण है, कमरधनी भी लोग उसे बोलते हैं, वो कटी पर, कमर पर जो करधनी है की धुनि की मधुराई, उसकी मधुर ध्वनि जो है वह चारों तरफ फैल रही है। सांवरे अंग लसय पटपीत, उनके सांवले शरीर पर लसय पटपीत, पट पीत, पट मने वस्त्र, पीत मने पीला, ये पीले वस्त्र। सांवरे अंग लसय पटपीत, अहिए हुल से बनमाल सुहाई, उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र हैं और हृदय पर बनमाल, जंगली फूलों के बीजों की माला जो कृष्ण पहनते हैं वह है, वह बहुत शोभायमान हो रहा है। हिये हुल से बनमाल सुहाई, उनके हृदय पर वह बनमाला अत्यंत सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट, मस्तक पर जो मोर का मुकुट है, किरीट मुकुट को कहते हैं,
अब बड़े दृढ़ चंचल, उनकी बड़ी बड़ी आंखों में जो चंचलता है, वे आंखें बड़ी चंचल हैं, बड़े दृढ़ चंचल। अब मंद हंसी मुख चंद जुनाई, वे इस प्रकार से मुस्कुराते हैं मानो चांद की चांदनी जो है, जुनाई चांदनी को कहते हैं, वह संपूर्ण पृथ्वी पर छिटक गई है, छिटक रही है। मुख चंद जुनाई, उनके मुख रूपी चंद्र की चांदनी सर्वत्र छिटकी हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, इस संसार रूपी मंदिर के आप जगमगाते दीपक हैं, आपकी जय हो। श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई, आप ब्रज के दुल्हा हैं, दुल्हा हैं, इस देव के सहायक बनिए हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। देखिए कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कवि ने किस तरह अपने आराध्य को पुकारा है अपनी सहायता के लिए। तो ब्रज भाषा का इतना मनोरम चित्रण, मधुर चित्रण शायद ही कहीं मिले। सूरदास तो खैर सूर सूर्य है, सूर सूर्य तुलसी शशि, उडगन केशवदास, ऐसी चर्चा साहित्य में है। तो इस प्रकार देव कवित्व और सवये लिखे हैं। सवये की चर्चा फिर मैं कभी करूंगा, बहुत अच्छा चित्रण है सवये में भी। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, इस तरह का बहुत सुंदर वर्णन है, बसंत ऋतु का वर्णन है उसमें। बसंत को एक बाल रूप में कवि ने दिखलाया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये मुख्यतः कवित्व और सवये लिखे हैं। शब्द रसायन इनका प्रधान ग्रंथ है। शब्द रसायन इनका प्रधान ग्रंथ है। शब्द रसायन इनका प्रधान ग्रंथ है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रचनाएं हैं भाव विलास, विलास से संबंधित इनकी और भी रचनाएं हैं। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, भाव विलास, देखिए भवानी विलास, भवानी विलास, रस विलास, तीन विलास हो गए। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, जाति विलास। लिखिए कुशल विलास, जाति विलास, बड़ी सुविधा है इनकी रचनाओं को याद करने में। विलास जहां भी रहे तो आप तो समझ लीजिए कि 90% देव की ही यह रचना है। ठीक है, नीति शतक है, प्रेम चंद्रिका है, लिख लीजिए नीति शतक, नीति शतक, प्रेम चंद्रिका,
प्रेम चंद्रिका आदि। तो इनकी रचनाओं की संख्या कुछ विद्वान 52 बताते हैं, कुछ 76 बतलाते हैं। तो आप दोनों ही याद रखें, विकल्प में कहीं 52 आए 76 आए तो दोनों में से कोई आ जाए उसे सही कर देंगे। इनकी रचनाओं की संख्या इनकी रचनाओं की संख्या 52 से 76 तक है। ठीक है। रीतिकाल में सबसे अधिक रचना करने वाले यही कवि हैं, कवि देव। ठीक है। एक कवित्त और सवये लिखते थे, ब्रज भाषा में भी एकदम समझिए कि मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। एक कवित्त के माध्यम से मैंने आपको बतलाया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे कवि हैं भिखारी दास, उनकी चर्चा करते हैं। काव्य निर्णय इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। भिखारी दास ये रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि हैं भिखारी दास जी। इनका जन्म 1721 ईस्वी में प्रतापगढ़ के निकट लिखा जाए। इनका जन्म 1721 ईस्वी में प्रतापगढ़ के निकट निकट कुछ लोगों का कहना है कि उसका नाम ड्योंगा है और कुछ कहते हैं कि नहीं उसका नाम इयोंगा है। तो ड्योंगा या इयोंगा दोनों में से कुछ भी रहे, ठीक है ना। नामक ग्राम में हुआ था। नामक ग्राम में हुआ था। नामक ग्राम में हुआ था। ये जाति के कायस्थ थे। ये जाति के कायस्थ थे। पहले जाति की बात होती थी, आजकल उतनी नहीं होती है। ये जाति के कायस्थ थे। इनका काव्य निर्णय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इनका काव्य निर्णय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। काव्य निर्णय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएं हैं।
लिखा जाए। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं हैं रस सारांश, रस सारांश, रस सारांश इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है। छंदार्णव पिंगल, छंदार्णव पिंगल, छंदार्णव पिंगल। अर्णव का अर्थ होता है सागर, छंदों का सागर है वह शास्त्र इनका। छंदार्णव पिंगल। श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय। कितनी रचनाएं हुई? 3। रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, श्रृंगार निर्णय। नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा। इसी में लिख देता हूं, मिट गया, चलिए हटाइए पूरा। विष्णु पुराण, नाम प्रकाश, ठीक है, लिख देता हूं। देखिए, नाम प्रकाश। हो सकता है दोबारा लिखाया हो, तो एक बार लिख लिए हो तो इसे मत लिखिएगा। विष्णु पुराण भाषा, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, शतरंज शतिका। नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका और अमर प्रकाश। और अमर प्रकाश। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भिखारी दास की, ठीक है। आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसमें भूषण ने छत्रसाल सौर जो वर्णन किया, उसमें एक तरफ बर्छी की प्रशंसा उन्होंने की, दूसरी तरफ तलवार की। तो एक छंद का मैं अर्थ आपको समझाता हूं, देखिए कि किस तरह से उनका वर्णन चमत्कारिक है। तलवार की प्रशंसा की बात करता हूं। निकसत म्यानते मयूखें प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। निकसत म्यान थे, माने छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही निकसत म्यान थे। मयूखें प्रलय भानु कैसी, प्रलय भानु, भानु कहते हैं सूर्य को, मयूखें किरणें
प्रलय प्रलयंकारी माने सूर्य की प्रलयंकारी किरणों के समान फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, गयंदन के जाल को, हाथियों के जाल को, हाथियों के समूह को, फारे तम तुम माने अंधकार रूपी हाथियों के समूह को समूल नष्ट कर देती है। क्या वर्णन है देखिए। छत्रसाल की तलवार जो म्यान से निकलती है, निक्षत म्यान ते मयूख प्रलय भानु कैसी फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, वह बैरियों के गले से नागिन के समान लिपट जा रही है। लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, वह बैरियों के गले से नागिन के समान लिपट जाती है। लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, मानो मुंडों की माला दे देकर भगवान रुद्र को वे प्रसन्न कर रहे हैं, शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। वर्णन देखिए मुंडन के माल की, लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, क्षितिपाल हैं पृथ्वी के पालनहार, छत्रसाल महाबाहुबली, वे छत्रसाल महाबाहुबली हैं। लाल हैं पृथ्वी के, बहुत बड़े लाल हैं, ऐसे पुत्र हैं। क्षितिपाल हैं पृथ्वी के पालनहार हैं, छत्रसाल महाबाहुबली, वे छत्रसाल महाबाहुबली हैं। कहां लो बखान करो तेरी करवाल को, मैं तुम्हारी करवाल की मतलब तलवार की प्रशंसा कहां तक करूं, कहां लो बखान करो तेरी करवाल को, तुम्हारी तलवार की प्रशंसा मैं कहां तक करूं, कहां लो बखान करो तेरी करवाल को। अब प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, देखिए वर्णन, प्रतिभट कटक, प्रतिभट शत्रु, कटक सेना, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, कितनी बार काट काट कर, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, कालिसा की कालिका सी किल की, भूषण कलेऊ देती काल को। भूषण कवि कहते हैं कि कालिका के समान माने मां काली के समान किलक किलक कर खुश होकर कलेऊ देती काल को, मानो काल को तुम कलेवा करा रही हो। वर्णन देखिए, कालिका सी किल की, भूषण कलेऊ देती काल को। तो इस प्रकार से संपूर्ण रीति काल में वीर रस से संबंधित काव्य रचना करने वाले भूषण के समान दूसरा कोई नहीं हुआ। मैं तो यहां तक कहूंगा कि वीर गाथा काल में जो रासो काव्य लिखे गए, इतनी ओजस्वी शैली में वे काव्य भी नहीं लिखे गए। लेकिन भूषण को हम रीति काल के अंतर्गत रखते हैं, वीर रस से संबंधित काव्य रचनाएं करने के बावजूद। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए शुभ विदा।